नमस्कार। मनी मंत्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और जब आप पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो हमेशा ये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न भी दे और सिक्योर भी रहे। अलग अलग लोग अलग अलग सोच और अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निवेश प्लान करते हैं। कई लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं, कोई एफडी में निवेश करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो कोई शेयर मार्केट में निवेश करता है। लेकिन सोने में यानी गोल्ड में निवेश हमारे देश की सबसे बेहतर और सबसे पुरानी परंपरागत तरीका एक माना जाता है। इसको एक बेहतर विकल्प मानते हैं और समय के साथ साथ सोना खरीदने का तरीका भी अब बदला है। अब फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय लोग तमाम तरीके के गोल्ड स्कीम्स के जरिए निवेश करना पसंद कर रहे हैं। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर विकल्प है, कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश, कब सही समय होगा इसके लिए, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो गोल्ड के निवेश करने से पहले जाननी जरूरी हैं, ये हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। और इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान राहुल गुप्ता से, जो कि बुलियन एक्सपर्ट हैं। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। ये हमारा फोन नंबर है। आप इस पर लगातार फोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कोई भी अगर आपको इस संबंध में जानकारी लेनी है गोल्ड में निवेश के मुतल्लिक, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और राहुल गुप्ता जी की ओर रुख करते हैं। राहुल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जब सोने में निवेश की बात आती है तो किस तरह से इसको समझने की ज़रूरत है, कौन कौन से विकल्प हैं दरअसल लोगों के पास, क्योंकि जो एक परंपरागत तरीका है फिजिकल गोल्ड में निवेश करना, लेकिन शायद अब उसको बेहतर नहीं माना जाता, ऐसा क्यों है? और कौन से दूसरे विकल्प हैं कि व्यक्ति निवेश कर सकता है गोल्ड में? देखिए, सोना अनिश्चितकालीन समय के अंदर बहुत अच्छा निवेश रहता है। जैसे कि पिछले यदि एक साल में देखें तो कोविड के दौरान सोना 30,000 से 50,000 हो गया। भारत जैसे देश में जहां पर कहा जाता है कि 25,000 टन के आसपास सोना है आम लोगों के हाथों में, तो ऐसे में इतना बड़ा इंक्रीमेंट हर एक आदमी को किसी ना किसी तरह का, मैं ये तो नहीं कहूंगा खुशहाली, क्योंकि कोविड में बहुत समस्याएं रही है लोगों को, परंतु किसी ना किसी तरह का सपोर्ट जरूर देता है। जहां तक बात है विकल्प सोने के अंदर निवेश करने के विकल्पों की, तो भारत के अंदर बहुत समय से लोग ज्वेलरी खरीदते रहे हैं और आखिरी जो चीज मानी जाती है, आखिरी लास्ट सेविंग, वो एक गृहिणी की ज्वेलरी मानी जाती है जी। तो भारत के अंदर ज्वेलरी की खरीद तो पिछले 1000-1500 सालों से चलती रही है और ये चीज आज भी मुकम्मल है, क्योंकि सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अनिश्चित काल के अंदर सोना बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जी। तो ज्वेलरी के अलावा लोग बुलियन या कॉइन्स दिवाली के आसपास या फिर आए दिन अपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खरीदते हैं। तीसरी चीज है कि ज्वेलर्स भी आज की तारीख में कुछ स्कीम्स रन करते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए जमा कराएं और साल के एंड के अंदर उससे ज्यादा की ज्वेलरी ले लें। वो एक कॉन्सेप्ट है। फिर आज की तारीख में एक्सचेंज बेस्ड ईटीएफ के अंदर एक्सचेंज के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर दाम आ रहा होता है, आप उसके ऊपर सोना उस समय का जो भी दाम आ रहा है उस पर खरीद सकते हैं और फिजिकली आपको वो सोना रखने की जरूरत नहीं होती। जो ईटीएफ है वही अपने पास अपनी वॉल्ट में वो आपके अगेंस्ट वो सोना रखता है आपके लिए, परंतु उसमें कुछ कैरिंग चार्ज जरूर हो जाता है। साल के अंदर रख रखाव का जो खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो जरूर चली जाती है। फिर जो आज की तारीख में एक और तरीका है वो है एमसीएक्स, मतलब फ्यूचर एक्सचेंज जी। जैसे यदि आप ईटीएफ खरीदेंगे और मान लीजिए आप 10 ग्राम सोना खरीद रहे हैं, तो आज की तारीख में भाव जैसे 48,500 है, तो 48,500 रुपए आपको 10 ग्राम के पूरे देने हैं। परंतु यदि आप फॉरवर्ड एक्सचेंज पे खरीद रहे हैं तो उसके अंदर महज आपको 3-4% जमा कराकर, मान लीजिए 48,500 रुपए का 10 ग्राम सोना है और वो दाम उस पे आ रहा है और आप उसके अंदर यदि वो 10 ग्राम खरीदना चाहें तो केवल महज 2,000 रुपए जमा कराकर और आप वो सोना खरीद सकते हैं। परंतु यदि वो गिर जाता है तो वो मार्जिन जमा कराना पड़ता है, वो एक समस्या जरूर आती है उसमें। परंतु बहुत ही सस्ते के अंदर सोने के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं जी। सोने के दाम, हाँ जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चर्चा भी बहुत रही है। अभी पिछले दिनों उसका एक विकल्प खुला भी हुआ था, इसके विषय में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी ऑप्शन सोने निकाली है जो और किसी भी चीज में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो है ब्याज। आप सोना ज्वेलरी में रखें तो ब्याज नहीं मिलता है, आप फॉरवर्ड एक्सचेंज पे खरीदें तो भी ब्याज लगना पड़ता है, आप बुलियन फॉर्म में खरीदें, ईटीएफ पे खरीदें, कहीं भी ब्याज नहीं मिलता है। भारत सरकार के पास आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में जाके सोना खरीद सकते हैं। उसके अंदर तो ऐसा भी है कि सरकार एक स्पेसिफिक दाम दे देती है, इस दाम के ऊपर हम गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं, और उसी दौरान कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दाम बढ़ जाता है, तो खरीदते खरीदते भी फायदा होने लगता है।
और अच्छा। सरकार उस पे ब्याज देती है, जो कि छमाही मिलता है, 6 महीने में एक बार वो ब्याज मिलता है। जी। और 3 साल और 5 साल की मियाद उसमें अवेलेबल होती है कि जो आप वापस ले सकते हैं। हम्म। और सरकार से आप सोना भी वापस ले सकते हैं 3 साल 5 साल बाद। और जी। सबसे बड़ी बात है, वो ब्याज इनकम टैक्स उस पर चार्जेबल नहीं है। तो जी। यदि उसका भी फायदा अगर देखें तो ब्याज आपको और ज्यादा जाके पड़ जाता है, मतलब अंदाजन 3-3.5% तक ब्याज पड़ जाता है। जो कि यदि आज आप अगर एफडी के अंदर जाएं तो आज की तारीख में 4.5-5% मिल रहा है। और जी। साथ में मंदी तेजी भी आपको उसमें साथ में नहीं मिलती है। जी। तो सरकार ने ये रियलाइज किया कि लोग सोना इंपोर्ट करके, भारत में सिस्टमैटिकली सोना इंपोर्ट हो रहा है, वो इंपोर्ट करके लोगों के हाथ में सोना आ रहा है और भारत सरकार फॉरेन करेंसी दे रही है। और लोगों को एक सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है, क्रिमिनल रिस्क भी रहते हैं। तो सरकार ने इन सबको सॉल्व करने के लिए अपने पास पैसा लेके और लोगों को उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट करके और लोगों को गोल्ड बॉन्ड इश्यू कर दिए, जिसपे आपको इनकम टैक्स रहित ब्याज मिलता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के जो पैसे जो आपको ईटीएफ में देने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ते। और भारत सरकार की गुणवत्ता भी उसके ऊपर एंडोर्स रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉवरेन सिक्योरिटी इज द बेस्ट सिक्योरिटी। तो उसको देखते हुए वो सबसे आसान, सबसे फायदेमंद चीज है। परंतु बस एक ही कमी रह जाती है, उसको आप पहन नहीं सकते, उसको आप केवल कागज के फॉर्म में रख सकते हैं। जी, तो जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर विकल्प है। कैसे इसको खरीद सकते हैं, क्या इसके ऑप्शंस हैं, क्या कब इसके बॉन्ड्स जारी होते हैं, इस विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हैं, संजय, जो कि पटना से हमें कॉल कर रहे हैं। जी संजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पूछना चाहता हूं कि आज भी हमारे यहाँ गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो यही समझ में आता है कि फिजिकल गोल्ड खरीदना है। मैं सर से जानना चाहता हूं कि सबसे एक इन्वेस्टर के लिए एक आसान तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना, किस रूप में इन्वेस्ट करना आसान है, चाहे वो ईटीएफ में या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, कौन सा वो तरीका है जो बिल्कुल आसान है, पहली बात, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और उसमें लिक्विडिटी भी हो। ये 3 चीजें हैं एक साधारण इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अभी भी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। फिर भी राहुल जी, आप इनको फिर से एक बार दोबारा बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक आम आदमी के लिए जिसको केवल निवेश करना है और ज्वेलरी पहनने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है। क्योंकि आप आमतौर पर यदि 100 ग्राम सोना खरीदेंगे तो साल के अंत में आपको 2.5 ग्राम ब्याज किसी भी फॉर्म में नहीं मिलना। तो वो तो सिर्फ भारत सरकार ही दे रही है। और जहां तक कि सिक्योरिटी रिस्क की बात है, तो यदि आप फिजिकल सोना खरीदें तो आपको उसको सिक्योर करना है। आप ईटीएफ पे खरीदें तो उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस चार्ज देना है। अगर आप फ्यूचर एक्सचेंज पे खरीदें तो आपको उस पे ब्याज देना है। तो और सब जगह तो जा रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे आसान है। और इसके अंदर सब बैंक्स भी उसको बेचते हैं। और कई बार, जो मैंने पीछे भी कहा, एक बहुत बड़ा फायदा सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीदने में होता है। सरकार एक दाम तय कर देती है कि हम गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं इस दाम के ऊपर। तो उसी दौरान यदि सोने के दाम बढ़ जाते हैं तो कई बार खरीदने में भी फायदा हो जाता है, जो और किसी मेथड में आपको कभी भी नहीं हो सकता। वो केवल सरकार के दिए हुए गोल्ड बॉन्ड में हो सकता है। और ब्याज पे इनकम टैक्स भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है आज की तारीख में इंटरनेशनली भी देखें तो जो गोल्ड की स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसके मुकाबले में शायद ब्याज आपको और इस फॉर्म के अंदर स्कीम और दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती आज के ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, किस तरह से इसको खरीदा जा सकता है, कब ये जारी होता है? अभी पिछले दिनों भी ये जारी किया गया था, कब ये जारी होता है? कुछ इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सरकार पिछले 1 साल से हर 2-3 महीने के अंदर गोल्ड बॉन्ड जारी करने की इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद एक समय निर्धारित होता है कि इस दिन से इस दिन तक गोल्ड बॉन्ड खुले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप बैंकों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एमएमटीसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी विभिन्न एजेंसियां हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब उसके अंदर दाम सरकार तय कर देती है कि इस दाम पे हम गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं। तो आप अपना पैन और अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देकर पैसा खाते से ट्रांसफर करके, बहुत महज ही आसान है, और वो दाम पे आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और एक और बात है, जैसे सरकार ने दाम तय कर दिया, और मान लीजिए, जो मैंने पीछे भी कहा कि मान लीजिए सरकार, जैसे आज 48.5 का दाम है, और यदि सरकार ने 48.5 का दाम तय कर दिया, तो ऐसे में यदि दाम बढ़ जाता है तो आपको खरीदने का जो मुनाफा है वो, मैंने पहले भी कहा, किसी और फॉर्म में नहीं मिलता। तो आपने केवल अपने खाते से पेमेंट करी बैंक को और गोल्ड बॉन्ड आपको मिल गया, और निर्धारित समय के ऊपर आपको अपने आप ब्याज आता रहता है बिना टीडीएस कटे। जो ब्याज है वो वर्तमान जो उस वक्त की दर होगी उसी हिसाब से मिलेगा, जो गोल्ड की कीमत होगी उस हिसाब से मिलेगा। सरकार, जैसे मान लीजिए आज यदि शनिवार है, सोने का दाम बंद है, मान लीजिए आज सोमवार होता
और सरकार सोने का दाम तय कर देती 48,500, और उसके बाद आपको कह देती 3 दिन तक मैं इस दाम में सोना दे रही हूँ, आपको गोल्ड बॉन्ड दे रही हूँ, और मंगलवार को वो दाम 49 या 49.5 हो जाता है, जो कि पिछले हफ्ते में देखने को मिला है जी कि 47.5 गिरने के बाद सोने का दाम 48.5 हो गया। जी तो आप खरीद में ही स्टैंड टू गेन कर जाते हैं 2%, जो कि बाकी सब जगह तो आपको लाइव प्राइस दिखता है, उसी समय का ही लाइव प्राइस आपको चार्ज होता है। यू कैन नॉट स्टैंड टू गेन इन दिस फॉर्मेट। जी। गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड्स है और जो जो ईटीएफ स्कीम है, इस विषय में भी बताइए, क्या दोनों ही म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, क्या बेसिक कोई डिफरेंस है इनमें? देखिए, सोने की जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उसमें अल्टीमेटली कोई ना कोई फिजिकल सोना रख रहा है आपके लिए, और उसके लिए उसकी सिक्योरिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाती है। जब आप फिजिकल सोना अपने पास खरीद रहे हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। और तीसरी बात, जब आप वही चीज गोल्ड बॉन्ड में करने लगते हैं तो वो जिम्मेदारी भारत सरकार ले लेती है। भारत सरकार आपके सोने का ध्यान रखती है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। जी तो म्यूचुअल फंड ईटीएफ में यू एंड अप पेइंग समथिंग फॉर द सिक्योरिटी एंड फॉर की अपकीप ऑफ द गोल्ड, जी परंतु वो सब चीज आपके पर्सनल परचेज में और गोल्ड बॉन्ड परचेज के अंदर नहीं आती। वो केवल ईटीएफ फॉर्मेट के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को रहती है। जी। गोल्ड में अगर जब निवेश करते हैं तो अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसमें क्या टैक्स की अलग अलग देनदारी है? क्या टैक्स की, जैसे आपने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में किसी भी तरह आपको जो इनकम टैक्स है उस पर भी छूट मिलती है, क्या इस तरह के जो अलग अलग स्कीम्स है उनमें जो टैक्स की देनदारी है वो अलग अलग है, कैसे है वो? देखिए, जैसे यदि गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो भारत सरकार ने खुद माफ कर दिया इनकम टैक्स से। जी। अब उसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है फिजिकल गोल्ड। तो आप फिजिकल गोल्ड जब खरीदते हैं और जब बेचते हैं, उसके डिफरेंस में कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। मान लीजिए यदि आप 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगता है, जी। और यदि आप उसके बियॉन्ड बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि 20% है। और जहां तक ईटीएफ की बात है तो वो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर भी वो टैक्स रहित नहीं है, आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। उसके अलावा यदि हम बात करें ज्वेलरी के फॉर्मेट के अंदर, तो ज्वेलरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल अपना एक दाम देता है, जिसमें कि आप उस साल का दाम और अगले साल जिस साल आप बेच रहे हैं उस साल का दाम दोनों निर्धारित होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही, और उसके डिफरेंस पे आपको इनकम टैक्स लग जाता है। तो अल्टीमेटली अगर टैक्स के हिसाब से भी देखें, जैसे पीछे मैंने बताया ब्याज के हिसाब से वो बेस्ट है, तो टैक्स के हिसाब से भी देखें तो भारत सरकार की स्कीम एक्चुअली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है। उसके अंदर ब्याज पे भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, पर बाकी सब में टैक्स, इनकम टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तीनों में से कोई ना कोई डायरेक्ट टैक्स आपको जरूर लगता है। उसके बिना आप फायदा अपने घर नहीं ले जा सकते। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं जो कि चंडीगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं, अजय सिंह जी। लगता है इनकी फोन लाइन कट गई है, दोबारा ट्राई करेंगे तो हम एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जी। जीएसटी का भी फर्क है। आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो आप पे जीएसटी लग जाता है, जहां गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी का कुछ पैमाना नहीं रहता। जी। फिजिकल सोना बॉन्ड खरीद रहे हैं। जी फिजिकल सोना खरीदने में और भी दिक्कतें हैं, मसलन जब आप निवेश के लिहाज से फिजिकल सोना खरीदते हैं तो शायद वो एक बेहतर विकल्प नहीं माना जा रहा है आज के दिनों में। देखिए, फिजिकल सोना खरीदते हुए जो प्योरिटी के इश्यूज थे वो तो सरकार ने हॉलमार्किंग मैंडेटरी करके खत्म कर दिया है कि अब हर चीज हॉलमार्क होनी चाहिए, तो वो समस्या नहीं है, और साथ में उसके आइडेंटिफिकेशन के भी प्रावधान निकाले गए हैं। परंतु अगर ब्याज की बात करें तो यस, फिजिकल सोने में ब्याज नहीं मिलता, परंतु आड़े वक्त का जो फायदा है, मान लीजिए आपके पास सोना है और आपको इमरजेंसी है किसी तरह की, तो बाकी सब निवेशों में कन्वर्ट करने में समय लगता है। और यदि सोना आपके पास है तो आप किसी भी समय बाजार में किसी भी जवाहरात जावेरी के पास जाकर भारत में कहीं पे भी उसको बेच सकते हैं, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अब आज की तारीख में गोल्ड लोन के भी सिस्टम्स आ गए हैं बाजार के अंदर। एनबीएफसीज ने गोल्ड के बदले लोन भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो फिजिकल सोने का असली फायदा यह है कि एक तो पहनने का एक बहुत बड़ा फायदा है, आप चीज आपके पास है, आपकी वैल्यू भी स्टोर्ड है और आपकी फैशन वैल्यू भी है। परंतु ब्याज वाली बात जो है जो सरकार दे रही है वो कंपैरिजन, और टैक्स की जो रहित वाली बात है वो कंपैरिजन में फिजिकल सोना भी गोल्ड बॉन्ड से ऊपर नहीं उतर पाता है। उस केस में सिर्फ अगर निवेश की बात करें तो केवल गोल्ड बॉन्ड ही ऐसा निवेश है जो कि हाईएस्ट रेटिंग पाता है, और सिक्योरिटी रिस्क फिजिकल सोने में जो रहती है वो गोल्ड बॉन्ड में नहीं रहती। वो तो सरकार आपको खुद ही गुणवत्ता और गारंटी कर रही है।
तो उस केस के अंदर वो समस्या भी नहीं रहती। जी फिजिकल सोना हमारे उसमें साथ थोड़ा में एक नीचे रह कॉलर जाता हैं है सरकारी जो कि गोल्ड बॉन्ड से। जी जी हमारे साथ में एक कॉलर हैं जो कि उधमपुर से हमें कॉल कर रहे हैं, अरुण जी। अरुण जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अरुण जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तरुण जी, तरुण नाम बताया जा रहा है मुझे। तरुण, तरुण जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी तरुण जी आपको सुन पा रहे हैं हम, अपना पूछिए, सवाल पूछिए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जैसे हमारे पास 50 साल पुराना सोना है तो उसकी आज के डेट में वैल्यू है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि दुकान पे जाओ उसको चेंज करवाओ, इसके पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसको केडीएम में करवाओ कन्वर्ट, ऐसा है कुछ? राहुल जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तरुण जी बहुत आसान है। सोना ना केमिकली जो होता है, सोने को, धातु को देख के ये भी नहीं पता चलाया जा सकता कि ये 50 साल पुराना है कि 5000 साल पुराना है। और जहां तक जो भी आपको ये बात कह रहा है कि सोने के अंदर आप जाएंगे आज की तारीख में तो आज के हिसाब से सही नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं है। यदि बेचने वाले ने आपको सही प्योरिटी बेची है तो आप सरकारी रिफाइनरीज हैं आज की तारीख में, हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, कहीं पे भी जाके उसकी प्योरिटी का पता लगा सकते हैं और मेल्ट करके, कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर से आप कहेंगे कि वो आपको मेल्ट कर दे वो सोना, तो मेल्ट करके आपको प्योरिटी पता लग जाएगी। फर्ज करिए आपके पास 100 ग्राम ज्वेलरी है वो, और आपने वो मेल्ट कराई और वो 100 ग्राम मेल्ट होके आ गई और उसकी प्योरिटी आई, मान लीजिए फर्ज करिए 90% उसकी प्योरिटी आई, तो 90 ग्राम सोना आज भी आप 48,500 के दाम के हिसाब से कभी भी और कहीं भी बेच सकते हैं। तो सोने में अच्छी बात ये मेटल है, वो गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, सालों साल चलता रहता है। और वक्त के साथ ऐसा नहीं है कि सोना पुराना और नए के अंदर वैल्यू में कुछ फर्क रहता है। रादर पुराने सोने की जो इंटरनेशनली वैल्यू है, कुछ नगेट्स जैसी चीज होती है जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, उनकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है। सोने के दाम से भी ऊपर वैल्यू उसमें मिलती है, ना कि कुछ नुकसान होता है। तो फायदे में ही रहेंगे आप तरुण जी पुराने सोने में। जी हमारे फेसबुक पेज पर रोहित हैं, ये पूछ रहे हैं कि सोने में निवेश के लिए गोल्ड माइनिंग कंपनियों के क्या शेयर खरीदना मुनासिब होगा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सोना जैसे जैसे माइन होता है वैसे वैसे बेचती हैं। वो पहले से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखती। फर्ज करिए जैसे पिछले हफ्ते का दाम 50,000 था, अब मान लीजिए उन्होंने उस दाम पे उस भाव पे अगर बेच रखा होता और सोने का दाम बढ़ जाता तो माइनिंग कंपनीज के स्टॉक बढ़ेंगे नहीं। तो माइनिंग कंपनीज के स्टॉक प्योरली 2 फैक्टर्स पे बेस्ड हैं कि माइन जो है उसकी लाइफ कितनी है, क्या अभी वो लाइफ बाकी है या नहीं बाकी है, एंड एट द सेम टाइम उसने फ्यूचर्स बेच रखा है या नहीं। क्योंकि यदि मान लीजिए उसकी माइनिंग आज वाइबल है और अगर वो फ्यूचर ना बेचे तो कल को उसको नुकसान भी हो सकता है। तो सोने के दाम के जो डायरेक्ट फायदे हैं वो आपको माइनिंग कंपनी स्टॉक में कभी मिल भी सकते हैं, कभी नहीं भी मिल सकते। रिस्क है उसके अंदर एडिशनली। बल्कि जहां पर आपने सोना फिजिकल खरीदा हुआ या फिर मान लीजिए आपने सोने के फॉर्म में ही भारत सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो वो ऐसे है कि जैसे कि फिजिकल सोना आपके पास है और आप ब्याज पा रहे हैं। तो दोनों के ट्रेड ऑफ के अंदर मुझे लगता है गोल्ड बॉन्ड ज्यादा बेनिफिशियल दिखेगा। गोल्ड माइनिंग कंपनीज के अंदर और एक्स्ट्रा रिस्क बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोविड का टाइम था और माइनिंग बंद हो गई और सोने का दाम बढ़ गया, तो सोने का दाम तो 30 से 50 हो गया, परंतु माइनिंग बंद हो गई तो माइनिंग स्टॉक गिर जाएगा। तो दोनों चीजें बराबर नहीं रह सकती, दोनों में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि जो गोल्ड में एक सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग देखते हैं वो शेयर के जो कंपनियों के शेयर हैं, गोल्ड कंपनियों के शेयर हैं, उसको उस तरह से सुरक्षित कम से कम ना समझें। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि सोना खरीदने का सही वक्त कब है, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब मार्केट अभी चढ़ी हुई है, इसको किस तरह से देखना चाहिए, इसका कितना असर होगा। पिछले महीनों में हमने देखा कि सोने की कीमत काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते जब गिरने के बाद पिछले हफ्ते फिर से थोड़ी सी चढ़ी है। तो क्या सही वक्त होगा निवेश का इसमें? देखिए, सबसे सस्ती चीज मतलब शेयर और सोना सही समय पे खरीदना आदमी सोचता रह जाता है, मौका नहीं आता है, मौका निकल जाता है जी। परंतु यदि हम प्री कोविड से और आज के तारीख में देखें तो 30,000 से सोना 50,000 हो गया था, जो पिछले हफ्ते 5% गिर के 47.5 तक भी नीचे स्तर पे आ गया था और वापस वो ठीक होके 48.5 हो रहा है जी। कोविड के टाइम पे सोना 57,000 भी टच कर चुका था एक समय पे। तो मुझे लगता है जो भी डिप आता है सोने पे, जैसे पिछले हफ्ते से मुझे लगता है हम डिप के दौरान में चल रहे हैं, गिरावट के दौरान में चल रहे हैं, तो किसी भी गिरावट के समय पे सोना लिया जाए तो मुझे लगता है फायदा आता है, क्योंकि सोना गिरावट में भारी गिरावट आगे देखने में
कम ही मिली है सोने में पास्ट में। जी जब भी गिरावट आती है तो वो उल्टा और 15-20 दिन के अंदर दोबारा उछले स्तर छू लेता है। तो मेरा मानना है आज का जो 45,500 का दाम है ठीक दिखता है, और अगर और डिप दिखता है मान लीजिए 1,500 रुपए का, तो अच्छा समय है सोना खरीदने का आज की तारीख में, क्योंकि आगे दिवाली का सीजन भी है तो सोने के दाम बढ़ेंगे ही, उसकी तरफ घटने के चांस कम लगते हैं। शेयर मार्केट का जो सोने की कीमतें हैं उसके उसके असर को कैसे देखना चाहिए, कैसे लिंक कर सकते हैं? शेयर मार्केट बढ़ी है या घटी है, उसका सोने के कुछ दामों पर भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल रिलेशनशिप है। जो भारत में सोने का दाम है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 50,000 सोने का दाम अंदाजन रह रहा था, आज की तारीख में 45,500 है। जी तो इसमें दो चीज होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सोने का दाम जो डॉलर में होता है, जो आज की तारीख में अंदाजन $1,780 है, और साथ में रुपए और डॉलर का रिलेशनशिप जो कि आज की तारीख में 74 रुपए 50 पैसे के आसपास है। जी तो यदि स्टॉक मार्केट गिरती है तो डॉलर और महंगा हो जाता है। जी उसका मतलब ये हुआ कि सोना और महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा तो विदेश से सोना मंगाने में और ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। जी तो स्टॉक मार्केट के गिरने का जो एक रिलेशनशिप है कि स्टॉक मार्केट गिरती है तो सोना बढ़ता है, और स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो फिर डॉलर का निवेश, भारत में डॉलर ज्यादा आने लगता है, तो उस वजह से डॉलर जो है वो सस्ता हो जाता है, तो सोना सस्ता होने के कागार ज्यादा रहते हैं। तो दोनों मेरा मानना है इनवर्सली रिलेशनशिप में है, उलट रिलेशनशिप में है। यदि स्टॉक मार्केट गिरेगी तो सोना बढ़ सकता है, और स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो सोना गिर सकता है। मैक्रो एक जो मोटी मोटी रिलेशनशिप है वो ऐसी दिखती है, क्योंकि लोग फिर उस केस में अनिश्चितताएं कम हो जाती हैं, व्यापार अच्छे चलने लगते हैं, और जैसे पीछे हम देख रहे थे अनिश्चितताएं बढ़ गई थी तो सोने का दाम बढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। जी तो ऐसा रिलेशनशिप दिखता है सोने के दाम का स्टॉक। एक जो डर का भाव है वो भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सोने की तरफ ले जाता है। जैसे जब कोरोना टाइम में एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था इन्वेस्टर्स के अंदर, ऐसे में भी सोने का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। देखिए पिछले 1 साल में 1.5 साल में जो दिखा है, तो सोने का दाम और अनिश्चितताएं और डर का माहौल तो बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप के तरह, डर बढ़ रहा है तो सोने का दाम बढ़ रहा है। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के अंदर, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स के अंदर पिछले 1-1.5 साल में सबने सोना बढ़ाया। जी जैसे कि टर्की सेंट्रल बैंक का सोना लंदन में रखा था, उन्होंने अपना सोना वापस मंगाया। सेंट्रल बैंक ने सोने में निवेश बढ़ा दिया, क्योंकि जो विदेशी मुद्राएं हैं और देशों की जो मुद्राएं हैं उस पर रिस्क बढ़ गया था। कहीं पे मान लीजिए किसी देश के अंदर व्यापार बंद हो गए हैं, तो उसको देखते हुए उसके सेंट्रल बैंक ने वहां पर मनी ईजिंग स्टार्ट कर दी, तो लोगों को लगा और सेंट्रल बैंक्स को लगा कि इस देश की करेंसी में आप पैसे नहीं लगा सकते। तो जो सेंट्रल बैंक्स के एसेट्स होते हैं, सोना या फिर और करेंसियां, तो अनिश्चितताओं के समय पे दूसरी करेंसियों से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है और सोने में निवेश बढ़ जाता है। तो अनिश्चितताओं में तो सोना हमेशा रहा है, आगे ही रहा है। और भारत में जैसे हम अगर पुरानी मूवीज भी देखें और इन सब में देखें तो साफ दिखता है कि लास्ट समय के अंदर लास्ट जो सेविंग रिजॉर्ट है वो सोना देखने में मिलता है। तो अनिश्चितताएं अगर सामाजिक रूप में बढ़ती हैं तो सोने का दाम बढ़ता ही दिखता है, और पिछले 1 साल में 1.5 साल में ये चीज साफ दिखी है कि सोने का दाम 30 से 57 हो गया था और अब 50,000 है। तो ये बात साफ दिखाती है कि जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई और निवेश का साधन नहीं दिख रहा है तो सोने में अल्टीमेटली निवेश करते हैं, अनसर्टेनिटी नहीं रहती जी। और एक बहुत अच्छी बात है सोने में और अदर करेंसीज में, अदर करेंसीज के पीछे देश जुड़े हुए हैं। उन देशों की जो हालत है वो डिपेंड करेगी उस करेंसी का रेट डिसाइड करने में जी। परंतु यदि सोने की बात करें तो सोने के पीछे कोई देश नहीं जुड़ा हुआ और हर सेंट्रल बैंक का सोने में निवेश है जी। तो आपका जो रिस्क है वो काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है सोने के निवेश करने से। करेंसीज के अंदर वो रिस्क बढ़ जाता है, उसी एक देश के ऊपर निर्भर हो जाता है जी। राहुल जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राकेश, जो कि कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। जी राकेश जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल था कि जो बहुत पुराने जमाने की मोहरें होती थी, जो बहुत मतलब 100-150 साल पुरानी जो मोहरें होती थी, उनका प्राइस भी जो आज अगर कोई बेचे उसको तो वो क्या सिंपल गोल्ड के प्राइस पे बिकती हैं या उससे ज्यादा प्राइस पे बिकती हैं? राहुल जी इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ये गोल्ड की जो गिन्नियां और मोहरें जो पुराने समय में मुगल कालीन उसकी बात कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, जो पुरानी चीजें हैं उसमें तो सिर्फ सोने के दाम से ज्यादा हिस्टोरिक वैल्यू जुड़ जाती है, वो रेयर कॉइन्स हो जाते हैं। तो रेयर कॉइन्स तो ऐसे नहीं है कि जो अमेरिका में किसी को अगर 500 साल पुराना मिला तो वो ऑक्शन होने लगता है। और मेरे ख्याल से सबसे पहली जो करेंसी है दुनिया में वो म्यूजियम में किसी में सोने के फॉर्म में ही लगी हुई है, और उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आंकेंगे तो सिर्फ $2-4 हज़ार होगी।
और अगर उसकी ऑक्शनेबल वैल्यू के हिसाब लगाएंगे तो $1 मिलियन से भी ऊपर शायद उसकी ऑक्शनेबल वैल्यू है। तो पुराने सोने की वैल्यू, जो कि यदि काफी पुराना है, 50-100 साल वालों पे तो इतना नहीं है, परंतु 100-200 साल पुरानी जो आप बात कर रहे हैं उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर हो जाती है, 10 गुना 20 गुना तक वो वैल्यू जी। और सोने के सिक्के की बात जब ये कर रहे हैं तो सोने के सिक्के मुगल कालीन दौर से तक ही चले हैं, तो अगर ऐसे में देखा जाए तो उसकी एंटीक वैल्यू काफी ज्यादा होगी। वो तो ऑक्शनेबल चीजें हो जाती हैं, तो फिर ऑक्शन के अंदर तो सोने की उस चीज की दाम 100 गुना पहुंच जाएगी, 10,000 गुना जी, तो सोच से बाहर वाली चीज। जी जी बिल्कुल। चलते चलते आपका आखिरी जो मनी मंत्र है सोने में निवेश के लिए, बहुत संक्षेप में, हम समय लगभग समाप्त हो चुका है राहुल जी। देखिए, मेरा मानना है सोना अभी थोड़ा घटत के माहौल में है। पिछले हफ्ते से 45 गिर के 48.5 आया है। अच्छा समय है खरीदने का, क्योंकि दिवाली के आसपास तो भारत में हर आदमी सोना खरीदता है जी। और मुझे लगता है उस समय वापस 50, 51, 52 टच कर चुका होगा, तो उसके अंदर कुछ निवेश अभी से स्टार्ट करें तो एवरेज अच्छी बन सकती है मेरा ऐसा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम सारी चीज़ों में गाइड करने के लिए, बातचीत करने के लिए और जानकारी के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।